हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियम हैं। तो हमारी फिजिक्स के अंतर्गत 11 नियम आते हैं। उन 11 नियमों में से हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं नियमों पर आधारित। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं 5 नियमों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें कूलॉम का नियम, ठीक है। किसकी बात करें? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? तो देखिए, तो यहां से हम बात करने वाले कूलॉम के नियम की। देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये कूलॉम का नियम है क्या? कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देख लिया, यहाँ पे दो आवेश दिए Q1 और Q2 जो परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, जो के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हैं। ये एक माध्यम है जिसमें Q1 Q2 दो आवेश रखे हुए हैं, तब इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे लिख लेना है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलॉम के नियम से, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अर्थात कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के नियमानुसार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी लगने वाला जो वैद्युत बल है, जिससे आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, तो दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब उपरोक्त समीकरणों से तो यहां पर हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसे आगे हल करेंगे तो F इक्वल टू के, ये स्मॉल के है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना सूत्र हो जाएगा एक, जहां के एक नियतांक है। क्या है? के एक नियतांक है। तो यहां तक हमें सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है। और हम इसकी बात कर लें तो ये क्या होगा भाई? देखिए, नियतांक है जहां के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माध्यम के लिए आया है, Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जहां वायु या निर्वात के लिए k इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। अगर ये हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें इतना ही लिखना होता है, कूलम का नियम, और यहाँ तक सूत्र लिखना होता है। ठीक है, अब हम कूलम के नियम से संबंधित अन्य बातें जानना चाहेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि हमने देखा ये है, और ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। कहाँ रखा है, के परावैद्युतांक के माध्यम में। तब इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र अभी हमने क्या प्राप्त किया था बेटा, तो अभी हमने प्राप्त किया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने वैद्युत बल का सूत्र ज्ञात किया था। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तब इनके बीच आकर्षण बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि विपरीत प्रकृति के हैं तब इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस है तब यहां पे लगेगा क्या, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। और यदि दोनों आवेश में से एक प्लस और एक माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस है, तब इस कंडीशन में ये आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होगा। और एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो वैद्युत बल है ये एक केंद्रीय बल है। ये कैसा बल है, यह एक केंद्रीय बल है। बल है जो केवल स्थिर आवेशों के बीच ही कार्य करता है। ठीक है, तो इस बात का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो कूलॉम का नियम है, जो वैद्युत बल लगता है, यह वैद्युत बल न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। यह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। पर आधारित है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, पहला आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाएगा उसे हम कहें क्या, F12, यानी पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर बल। तो दूसरा भी उस पर उतना ही बल लगाएगा, तो ये विपरीत दिशा में लगाएगा, तो ये हो जाएगा F21s। इसका मतलब है दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगा रहा है। ठीक है ना, ये दिशा के अनुसार है। तो कूलॉम का जो नियम है, वैद्युत बल का सूत्र है, वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते। तो इतनी सी बात हुई। अब यहाँ जो बात है वो ये है कि चलो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये परावैद्युतांक के है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो के का मान क्या होता है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक
के मान। तो यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि हम बात करें भाई वायु या निर्वात, इनके लिए हम बात करेंगे तो के का मान क्या होगा भाई, के का जो मान होगा वो 1 होगा। ठीक, अचालकों की बात करें, अचालकों के लिए ठीक है, तो इसके लिए के का जो मान होगा वो 1 से बराबर या 1 से बड़ा होगा के का मान, और अनंत से कम होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और चालकों के लिए बात करें, चालकों के लिए तो के का मान होगा अनंत। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह दोनों आवेशों को हम किसी चालक तार से जोड़ दें तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है ना, पहली कंडीशन है हमारी क्या, जब चालक तार से दोनों आवेश जुड़े हों तब कितना बल कार्य करेगा। तो देखो हम सीधे कह सकते हैं F इजक्वल टू 1/4πε0। तो चालकों के लिए के की वैल्यू हम क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट से हम भाग करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब अनंत से डिवाइड करेंगे तो क्या बल निकलेगा, 0। अर्थात जब हम दो आवेशों को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो उनके बीच कोई भी बल कार्य नहीं करता, क्योंकि जब दोनों आवेशों को चालक तार से जोड़ा जाता है तो आवेशों, जब दो आवेश चालक तार से जुड़े हों तो वो केवल एक वस्तु की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ से दूसरी ओर आवेश स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, अब बात की जाती है जब दोनों आवेश अनंत पर स्थित हों, तब क्या हो जाएगा भाई, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब आर इजक्वल टू हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। तो देखिए एफ इजक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर की जगह क्या रहेगा, इनफाइनाइट को, उसका इनफाइनाइट ही रहेगा। जो इनफाइनाइट से भाग करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में भी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत बल की परिसीमा। क्या वैद्युत बल की परिसीमा, वैद्युत बल की परिसीमा, तो देखिए एक तो होगी न्यूनतम, एक होगी अधिकतम। तो न्यूनतम आर का मान कितना हो सकता है, तो ये परमाणु दूरियों के लिए भी सत्य है, यानी कि 10⁻⁻15 कोटि की। न्यूनतम में हम बात करेंगे क्या में, न्यूनतम, तो न्यूनतम जो दूरी का ले सकते हैं आर बराबर, वो हो सकती है लगभग कितनी, 10⁻⁻15 मीटर कोटि तक, इतनी कोटि तक कार्य करेगा लगभग। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में हमारा आर का वैल्यू जो रहेगा इनफाइनाइट है, आर का वैल्यू क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना 10⁻15 मीटर कोटि तक की दूरियां हैं तो उनके लिए कूलॉम का नियम सत्य है, ये हमारी न्यूनतम दूरी है। और अधिकतम दूरी है वो क्या हमारी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए कॉपीराइट कर लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम बात करें
ये Q1, ठीक है ना। अब इसकी जैसे कि बात की जाएगी, जैसे Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। अब इसके बीच में t मोटाई का एक परावैद्युतांक रख दिया जाता है, जिसका परावैद्युतांक k है। तब इनकी प्रभावी दूरी क्या होगी, प्रभावी दूरी क्या होगी, तो ये देखना है। तो देखो तब प्रभावी दूरी r माइनस टी प्लस टी रूट के, ये हमारी प्रभावी दूरी काम करेगी, ठीक है। तब वैद्युत बल, तब वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी प्लस टी रूट के का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर। तब हमारे बल का सूत्र ये होगा, ठीक है। ये बात हमें भली भांति समझ लेनी है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने अभी सूत्र पढ़ा था, तो उसका सदिश रूप पूछ लिया जाता है, वैद्युत बल का क्या पूछ लिया जाता है, सदिश रूप, ठीक है। तो ये भी हमें बात पता होनी चाहिए। वैद्युत बल का सदिश रूप, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो वैद्युत बल का सदिश रूप क्या होगा भाई, 2F1 या 2F1 लगा ले, चाहे हम यहाँ पे 212 भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें 1 2 का मतलब ये है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे पे पर बल, ठीक है। पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर बल को किसे डिनोट करेंगे, F12। अगर दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाएगा तो उसे हम क्या लगाएंगे, F21, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन RQ R वेक्टर 1 से 2, ये हो जाएगा। या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे एकांक वेक्टर लग जाएगा तब इसके ऊपर, तब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या है, सदिश रूप है। अगर यहाँ आपका 21 होगा तो इधर भी 21 कर देंगे। तो जहां ध्यान रखना है, जहां R12 कैप है, ये एकांक सदिश है दूरी का, जिसके बराबर हम ये भी लिखते हैं R वेक्टर अपॉन R, तब हमारा इससे ये सूत्र बन जाता है, ठीक है। और इस सूत्र में सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते, सॉरी एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं हमें एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या लिखने को मिलेगा, एप्सिलॉन लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा नियम कंप्लीट हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें और वीडियो को रोककर नोट कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, गॉस की प्रमेय।
फिजिक्स का नियम नंबर 2, गॉस की प्रमेय। ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 से या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी कह देता है गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या होती है गॉस की प्रमेय, देखिए यहां से ये लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे Q नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना, तो ये बात हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स आई ई, या ई लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक वैद्युत फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक मीन्स वैद्युत। ठीक है, क्योंकि फाइव भी आएगा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा। इस बात में ध्यान रखना है, Q/ε0। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसका सत्यापन करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है ना, तो इसका सत्यापन भी हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र O पर Q आवेश रखा है। तब गोले के पृष्ठ पर ये गोला है बेटा, ठीक है, वृत्त नहीं है। तो O केंद्र पर क्या रखा है, Q आवेश, जिसकी सतह पर कोई एक P बिंदु पर एक लघु भाग या लघु खंड है जिसका क्षेत्रफल है dA, जहां त्रिज्य सदिश और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तब इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहां से इसे सिद्ध करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो तब लघुखंड भाग dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो पहले जो हमने डायग्राम बनाया है वो इस लाइन से पहले लिख लें। उसमें लिखना क्या है, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, जिसके एक लघुखंड भाग dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ये लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सूत्र क्या होता है अपना, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए cos 0। ठीक है ना, अब ईडीए cos 0 क्योंकि इनके बीच का कोण यहाँ पे क्या है, 0 है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 से बेटा। ठीक है, तो इस बात पर हमको ध्यान देना है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। ठीक, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आगे आ जाएगा इंटू डी ए। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के लिए या गोले के लिए सीधे लिख सकते हैं, गोले के लिए समाकलन डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। जब इसे रख दें तब क्या सूत्र बन जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बिंदु आवेश Q के कारण P बिंदु पर
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, जिसको हम इसमें क्या रख देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। होगी तब समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। चलिए नोट करिए, देखो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे, तो देखो फाइव ई के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो हमारा फाइव ई इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यही क्या है बेटा, गॉस की प्रमेय का सत्यापन है, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। तो ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसे भली भांति याद कर लें, ठीक है, नोट कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नियम आता है ओम का नियम। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है, देखिए ये सीधे कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी ओम का नियम क्या है, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें लिख लेना है, जैसे कि ये कोई एक चालक है, क्या है ये, चालक है, ये भी क्या है, एक चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस चालक के दो बिंदुओं यानी ए और बी के सिरों के बीच उभी विभवांतर स्थापित हो जाता है। उभी है वो क्या है, इसमें विभवांतर है, क्या है, विभवांतर, और I क्या है, इसमें धारा है, ठीक है। तो इतनी सी बात हमको पता होनी चाहिए, तो ठीक है इसमें लिख लेंगे, माना ए भी एक चालक है, इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, तब इसके सिरों के बीच उभी विभवांतर स्थापित होता है, अर्थात ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार ठीक है, तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, विभवांतर है वो बहने वाली धारा की क्या है, समानुपाती है। जब इस अनुपाती चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ पे एक आएगा नियतांक, ठीक है ना, तो v इक्वल टू इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आर आई, ठीक है। जहां, तब ये सूत्र बन जाता है जहां आर प्रतिरोध नियतांक है, प्रतिरोध नियतांक है, तब v अपॉन आई इधर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आर यानी कि नियतांक। इसका मतलब ये है कि V1/I1 V2/I2 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, केवल एक ही पदार्थ के लिए या एक ही चालक के लिए। ये हमारा ओम का नियम है जो पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि
चालक में बहने वाली धारा तथा उसके स्लों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ भी खींचने को लिए पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम बात करें तो देखो हम ग्राफ खींचना है तो इसका ग्राफ खींच के देखते हैं। तो देखिए इधर क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा, और इधर क्या है, इसमें विभवांतर। क्या है, विभवांतर। अब ये इधर विभवांतर है तो इसके बीच जो धारा प्रतिरोध का जो ग्राफ खींचेगा हमारा OB तथा I के बीच, तो वो हमारा ग्राफ रहेगा क्या, ठीक है, ये हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्राफ किसका भाई, OB अपॉन I बराबर R का, ये R होगा जो नियतांक होगा। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया, ग्राफ। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको किस किस थ्योरी पर आपको डिफिकल्टी हो रही है। जैसे कोई चैप्टर है फिजिक्स में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें हम आपके लिए एक विशेष भाषा में, एक सिंपल और सरल भाषा में आपके लिए वीडियो बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लिया, बात करते हैं आगे। अब आता है आपका किरचॉफ का नियम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल हर सेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। किरचॉफ का नियम ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाला, ध्यान रख लेना बेटा, 100%। इसको हमें भूलना नहीं है। किरचॉफ का नियम वैद्युत पर्पज से संबंधित है, ये किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। जब हम इसकी पूरी लेंथ वीडियो देखेंगे तो हम पूरी इसका डिस्कस करेंगे, कब दिया, कैसे दिया, ये कैसे प्रपत्र में कार्य करता है। ठीक है, अभी तो हम केवल जो बोर्ड एग्जाम में जितना लिखने के लिए पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में जिस तरह जवाब देना होता है अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए, केवल उतनी थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए किरचॉफ का नियम। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये किरचॉफ का नियम, तो किसी वैद्युत परिपथ में बहने किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली, तो देखो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, बहने वाली धारा के संबंध में वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम दिए। यानी कि किरचॉफ ने कितने नियम दिए, 2। यानी किसी भी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा के संबंध में वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम दिए, जो कि आपके इस साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले नियम में इन्होंने क्या कहा, पहले नियम देखते हैं। पहले नियम में कहा वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर वैद्युत धारा आ रही है या जा रही है, तब उस बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये सदिश का नियम का पालन नहीं करती। वैद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा होते हुए भी ये सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है देखो, तो इसमें हमें बात करनी है वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, बीजगणितीय का मतलब है चिन्हों के साथ, यानी कि प्लस और माइनस। जो धारा संधि की ओर आ रही है
उसे प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, और जो संधि से दूर जा रही है उसे हम ऋण चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, ये एक डायग्राम दे रखा है, देखो ये एक संधि है और ये संधि है, तो इस पर I1 आ रही है संधि की ओर, तो ये क्या की होगी, प्लस की होगी। और ये I2 धारा कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, तो ये क्या की होगी, माइनस की होगी। I3 भी कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, तो ये भी क्या की होगी, माइनस की होगी। और I4 है वो संधि की ओर आ रही है, तो ये क्या की होगी बेटा, प्लस की होगी। और I5 है ये संधि से कहाँ जा रही है, दूर, तो ये क्या की होगी, माइनस की होगी। जब हम इन चिन्हों के साथ जोड़ेंगे तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब है सभी धाराओं का योग। कितनी धाराओं का योग, तो यहाँ पे आई लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे एक्स ले लीजिए, और एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके एक्स इक्वल टू एन तक होगी। ठीक है, यही है हमारा बीजगणितीय योग। यानी कि हम इसमें बात करने वाले हैं, तो देखो I1 माइनस की हो जाएगी I2, और माइनस की हो जाएगी I3, प्लस की हो जाएगी I4, और माइनस की हो जाएगी I5, और सभी का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम बात करें I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, यानी कि माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आने वाली धारा, आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी है। और ये भी पूछा जाता है किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, तो हमें पता है ये आई से चलता है, किसी परपथ में बहने वाली धारा के संबंध में है। ठीक है ना, तो धारा किसके कारण बनती है, आवेश प्रवाह के कारण बनती है। आवेश प्रवाह के कारण ही धारा क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित होने पर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि आवेश के होने पर ही धारा प्रवाहित होगी। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, सिद्धांत पर आधारित है। चलिए जल्दी भाई नोट कर लीजिए। और इससे एक विशेष बात ध्यान रखनी है, तो विशेष बात यह है कैसे हम इसे धारा संधि का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो ये बात हमें भली भांति याद रखनी है। और वो किरचॉफ के नाम से पूछता है तो हम जवाब दे ही देंगे। कभी कभी वो 1 या 2 नंबर में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि धारा संधि का नियम क्या है। ठीक है, तो धारा संधि के नियम में हमें सब यही लिखना है। ठीक है, कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और ये किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए इसके दूसरे नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का 2-3 नियम आ गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आधारित क्वेश्चन भी आता है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, इस पर आधार जो आपका न्यूमेरिकल बनता है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है, किरचॉफ का 2-3 नियम। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ठीक है, वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे जल्दी से नोट कर लें। ये एक शुद्ध और सरल भाषा है जिसे लिखने पर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग का मतलब है यहाँ पे दिशा से, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अर्थात बंद पाश, तो देखो बंद पास ए बी सी डी ए के लिए, तो ए बी सी डी ए के लिए यानी कि यूं चलना है हमको, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। तो देखिए कहां से चलना शुरू है? ए से। तो ए से यहां से चलते हैं, तो देखो यहां हम जो चल रहे हैं वो धारा के कैसे हैं? विपरीत। हमें ए से बी तक चला, कोई प्रतिरोध, बी से आगे चलेंगे तो ये प्रतिरोध मिला। तो देखो धारा इधर को आ रही है और हम इधर को आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस की इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है भाई? I2। I2 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R2। अब आगे और चलेंगे, सी से डी की तरफ कोई प्रतिरोध, डी से ए की तरफ तो प्रतिरोध है, क्या है? R1। और इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I1। तो देखो यहाँ पे सी से डी की तरफ यानी धारा की दिशा में है तो ये पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा, यानी कि I1 और R1 इज इक्वल टू, यानी कि ये धारा और प्रतिरोध का संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग हो गया। अब इस बंद पास में देखेंगे हम क्या? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का मतलब होता है उसकी दिशा से। तो देखो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव होता है, ये छोटी वाली लाइन है ये निगेटिव होता है। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो देखो ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ, तो देखो हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो E2 काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी बेटा। फिर यहां से यूं चलेंगे यहां से, तो ई बना तो वही क्या? धारा की दिशा में। देखो हम यहां से लौट के आ रहे हैं तो धारा की दिशा, तो प्लस के E1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसी को पलट के लिख सकते हैं क्या बेटा? I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। अब बात हम करेंगे बंद पास दूसरे बंद पास यानी कि बी। देखिए ई से चलते हैं एफ की तरफ, एफ से चलेंगे सी और सी से फिर आ जाएंगे बी के लिए, यानी कि हम यहीं पुनः लौट कर आ गए। तो यानी बी से यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है, यहां पर चलेंगे तो देखो धारा की दिशा में जा रहे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि R3 में कौन सी धारा जा रही है? I1 प्लस I2 इंटू R3, यानी कि धारा और उसका संगत प्रतिरोध। फिर एफ से चलेंगे सी की तरफ, कोई प्रतिरोध नहीं, फिर सी से चलेंगे बी की तरफ तो देखो इसमें एक और प्रतिरोध मिल जाएगा और धारा की दिशा में है तो क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह, यानी कि I2 R2। अब इसमें देखो दो ही प्रतिरोध थे। अब इसमें विद्युत वाहक बल कितने? देखो बी से ई के बीच कोई नहीं है, ई से एफ के बीच कोई नहीं है, एफ से सी के बीच नहीं है विद्युत वाहक बल, सी से बी के बीच हाँ है, और देखो धारा की दिशा में ही है, ये धारा की दिशा में ही है, तो धारा की दिशा में तो ये क्या होगा? प्लस का होगा, यानी कि E2। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। और इन दोनों समीकरणों को सहायता से हम जटिल परिपथों में विद्युत वाहक बल या बहने वाली धारा या अज्ञात प्रतिरोधों के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये सबसे बड़ी बात यह है
कि ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ये किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का यह, तो लिख लेंगे, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। बोल्टता का नियम भी कहते हैं। चलिए बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। अब आ गया एम्पियर का नियम। एम्पियर का परपति नियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम में क्या होने वाला है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये भी लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो एम्पियर का परपति नियम क्या कहता है बेटा? आइए जाने। किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस बंद परपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परपति नियम कहते हैं। ठीक है ना। किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परपथ द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए ये कोई चालक तार है बेटा, इसका सत्यापन करते हैं। तो अर्थात क्या होता है इसका सूत्र भी लिख लीजिए, अर्थात बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये सूत्र होता है इसका। तो इसका हम अब सत्यापन करने वाले हैं, क्योंकि सत्यापन भी पूछ लेता है। ठीक है, 2-3 नंबर में। ध्यान रखना इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नियम तो आने वाले 100%। हर साल बोर्ड एग्जाम के हर पेपर में कम से कम 3 नियम तो आते ही आते हैं, जिसमें से ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी पूरी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो चलिए बेटा देखते हैं आप क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम की। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो पहले हमें यहाँ पे ये लिख लेना है। क्या लिख लेना है भाई? ये क्या भाई? चालक तार है, चालक तार। ठीक है, अनंत लंबाई का है। चालक क्या है? अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तब इसके कारण हमें पी बिंदु है, ये पी बिंदु से होकर हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, तब हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हमें इसमें लिख लेना है, माना कोई चालक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तब इस चालक तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिससे होकर हम एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, जिस पर ये लवखंड भाग है। ठीक है, तब हमें तब बी डी एल, तो ये आपको पता है डॉट गुणनफल है बेटा। डॉट गुणनफल को जब हम हल करते हैं तो क्या आएगा? बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि अब ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे डी एल है, तो ये क्या है? एक ही दिशा में है। हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 अंश होगी। तो जब इसको हम हल करेंगे बेटा, तो बी बराबर, तो यहाँ पे बी आगे आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
1 हो जाएगी। तब या अतः वृत्तीय पथ के लिए समाकलन dl, समाकलन dl का मतलब है कुल लंबाई यानी टोटल लंबाई। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, वो इसकी परिधि होगी, यानी कि 2 पाई आर। क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर देंगे तो b इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू चल रही थी ना, ठीक। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, लेकिन अनंत लंबाई के चालक तार के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर है, तब समीकरण फर्स्ट से, तो देखिए बी वेक्टर dl वेक्टर इक्वल टू बी की जगह क्या रख देंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थात बी वेक्टर dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारे एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में अवश्य आया होगा। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। ये हमारे नियमों से संबंधित पहली वीडियो है, जिसमें हमने 5 नियमों की बात की है। आगे आने वाले 6 नियम और हैं, जिसे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं आपको किससे संबंधित वीडियो चाहिए, वो हम आपको पूरा बनाकर देंगे। जय हिंद, जय भारत।